Hello everyone, this is Mohit Agar, advocate from the Married Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ओके, सो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 178 हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेयर एक्ट रीडिंग एंड रैपिड डिटेल कोर्स में समझना हम इंटरप्रिटेशन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 179 आज से. ठीक है, और हमसे कितने प्रावधान हो पाते हैं तो वो हम करते हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड आई एम स्टार्टिंग रीडिंग सेक्शन 179 जो कि बताता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. अब एक पुलिस कर्मी की शक्ति, ठीक है, पुलिस कर्मी की शक्ति की वो गवाहों की हाजिरी मांग सकते हैं. ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 179 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए सेक्शन 179 का सब सेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में, तो कोई भी पुलिसकर्मी जो भी जांच पड़ताल कर रहा है चैप्टर 13 ऑफ BNSS के तहत, तो तो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या कर सकता है. ठीक है, उसकी सोल डिस्क्रिप्शन है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, पर हम मान के चलते हैं वो कर सकता है. क्या बाय ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित में वो ऑर्डर करेगा. ठीक है, पुलिसकर्मी एक लिखित में ऑर्डर करेगा और फिर आगे क्या करेगा, रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज, तो रिक्वायर करेगा एक एक व्यक्ति की हाजिरी और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है. ठीक है, बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ऑन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन हु फ्रॉम द information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend as so required. तो एक पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति की हाजिरी के लिए उसे लिखित में ऑर्डर भेज देगा. ठीक है, लिखित में नोटिस भेज देगा और फिर जिस व्यक्ति को अब गवाह के रूप में वो पुलिसकर्मी बुलाना चाहता है तो वो व्यक्ति या तो उसके थाने के जुरिडिक्शन में, मतलब उसके थाने जो पुलिसकर्मी नोटिस भेज रहा है लिखित में गवाह को, विटनेस को, तो वो व्यक्ति या तो उसके थाने के जुरिडिक्शन में रहता हो या फिर एडजॉइनिंग थाना या फिर कोई एडजॉइनिंग थाना है उसके जुरिडिक्शन में रहना हो. अब तो देखिए वो व्यक्ति क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज. अब जो पुलिसकर्मी को एक अपराध की जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, वो या फिर और अदरवाइज या और किसी तरीके से अपीयर्स टू बी अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, तो अब पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को ऑर्डर देगा राइटिंग में कि तुम आ जाओ, तुम हाजिरी दो पुलिस थाने में. ठीक है, तुम आ जाओ, हाजिरी दो और तुम कौन व्यक्ति हो. अब वो व्यक्ति जिसको पुलिसकर्मी बुला रहा है वो कौन है, जो जानकारी पुलिसकर्मी को मिली है ना एक अपराध की, वो व्यक्ति जिसको पुलिसकर्मी गवाह के रूप में बुलाना चाह रहा है वो जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं उस अपराध के और जो उस अपराध से जुड़े हुए सर्कमस्टेंसेस हालात है उससे अक्वेंटेड है, मतलब उससे भली भांति परिचित. अब देखिए एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड, और उस व्यक्ति को जिसको पुलिसकर्मी ने नोटिस दिया है कि वो अपनी अटेंडेंस देगा तो वो विटनेस अब अपनी हाजिरी, ठीक है, अटेंड करेगा जैसा कि पुलिस कर्मी ने ऑर्डर में लिखा है कि उसको कहा ना. ठीक है, तो अब हम सेक्शन 179 हम साथ साथ मार्क करते चलेंगे. अब सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 में आप बाय ऑर्डर इन राइटिंग मार्क कर लीजिए. ठीक है, अटेंडेंस को मार्क कर लीजिए. ठीक है, बिफोर हिमसेल्फ, ठीक है, वो मार्क कर लीजिए और विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज, और उसके थाने के अंतर्गत या फिर और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन के अंतर्गत वो बुला सकता है पुलिसकर्मी. ठीक है, और किसको बुलाएगा, ओनली जो व्यक्ति एक्वेंटेड है फैक्ट्स के साथ, और सच पर्सन शैल अटेंड. तो ये मार्क कर लीजिए कि मैंडेटरी है. पुलिसकर्मी ने अगर एक गवाह को नोटिस भेज दिया सेक्शन 179 का, तो उस गवाह को थाने में आना ही पड़ेगा या फिर जहां भी वो पुलिसकर्मी उसे बुला रहा आना ही पड़ेगा. देखिए अब सेक्शन 179 का सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो, provided that no male person under the age of 15 years or above the age of 60 years, तो बताया गया कि कोई भी मेल, तो कोई भी एक पुरुष जो कि 15 साल से कम का है और 60 साल से ज्यादा का है, ठीक है, और अ वुमेन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या फिर कोई महिला है या फिर एक पर्सन है जो कि मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से अपाहिज है, और अ पर्सन विद एक्यूट इलनेस शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन सच पर्सन रिजाइड, या फिर एक व्यक्ति है जिसको एक्यूट इलनेस, बहुत ही मतलब दुर्गम बीमारी लगी हुई है, वो उसको भी पुलिसकर्मी कहाँ, मतलब उसकी भी हाजिरी पुलिसकर्मी नहीं बुलाएगा, उसको भी नोटिस देकर नहीं बुलाएगा. बस इन व्यक्तियों को कहां जाना पड़ेगा, इन व्यक्तियों की अटेंडेंस कहां लेनी पड़ेगी, विच सच पर्सन रिजाइड. ठीक है, देन द प्लेस इन विच सच पर्सन रिजाइड. तो ये जो सारे व्यक्ति हैं 5 साल से
कम का एक पुरुष, ठीक है, 60 साल से ज्यादा की उम्र का एक पुरुष, ठीक है, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, अपाहिज है, और एक व्यक्ति है जिसको एक्यूट इलनेस है, तो उस व्यक्ति को अब पुलिसकर्मी सेक्शन 179 का नोटिस देके गवाह के रूप में नहीं बुला सकता, ठीक है। अब पुलिसकर्मी को उसके घर ही जाना पड़ेगा, उसकी अगर परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन करना है तो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 179 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1 और प्रोवाइजो 2 देखिए। प्रोवाइड फॉर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन सच पर्सन में बी परमिटेड सो टू डू। अब ये क्या दिया प्रोवाइजो 2 में, अगर ये 15 साल से कम का बालक मतलब पुरुष, ठीक है, या फिर 60 साल से ज्यादा का पुरुष, या फिर कोई महिला है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति जिसको एक्यूट इलनेस है, कोई दुर्गम बीमारी है, अगर वो आना चाहता है पुलिस थाने में तो भाई आ सकता है, तो वो आ सकता है, कोई मना भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो 2 हमारा नया ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोवाइजो 2 नया ऐड किया गया है, और प्रोवाइजो 1 तो हमारा पहले से था, ठीक है। विलिंग टू अटेंड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जो ये वर्ड्स है ना, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, वुमेन, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और अ पर्सन विद एक्यूट, इनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, इनको नहीं बुलाया जाएगा। शैल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड, इनको नहीं बुलाया जाएगा पुलिस थाने में। एक व्यक्ति द्वारा, एक पुलिसकर्मी द्वारा नोटिस देकर औरों को बुला लिया जाएगा। पर प्रोवाइजो 2 में ये बोल दिया कि अगर ये सारे व्यक्ति, ये एक पुरुष जो कि 15 साल से कम की उम्र का है, 60 साल से ज्यादा की उम्र का है, कोई वुमेन है, कोई मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो एक्यूट इलनेस से गुजर रहा है, ठीक है, कोई दुर्गम बीमारी से गुजर रहा है, जूझ रहा है, तो वो अगर थाने में आना चाहता है तो भाई अपनी हाजिरी दे सकता है पुलिस थाने में, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो 2 हमारा नया ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 179 का सबसेक्शन 2, जो कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, तो जो राज्य सरकार है वो नियम बना देगी इस बिहाफ में। क्या नियम बनाएगी? प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन, तो राज्य सरकार इस बिहाफ में नियम बना देगी कि क्या, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर, की पेमेंट देगा पुलिसकर्मी किसको, उन व्यक्ति को, जो पुलिसकर्मी जिसको मतलब अपने थाने में बुला रहा है, जो कि व्यक्ति फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस उस मुकदमे के मतलब वो एक्वेंटेड है, ठीक है। तो अब देखिए एंटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस, अगर पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के रेजिडेंस निवास स्थान पर जा रहा है तो कोई खर्चा नहीं देगा। पर अगर एक व्यक्ति जो पुलिस कर्मी के नोटिस पर ऑर्डर इन राइटिंग को मानते हुए पुलिस थाने में आता है या और अन्य किसी जगह पर जाता है जब पुलिसकर्मी उसे बुलाता है, जो व्यक्ति फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से एक्वेंटेड है, तो उसको पुलिसकर्मी पेमेंट भी देगा। तो राज्य सरकार इस बिहाफ में रूल्स बना देगी। तो ये भी हमारा लेजिस्लेचर ने बताया हुआ है कि भाई एक पुलिसकर्मी को जानकारी मिली कि कोई मर्डर हो गया है, अब पुलिसकर्मी को पता लगा कि भाई बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मर्डर को होते हुए देखा था, तो अब उन सभी व्यक्ति को पुलिसकर्मी नोटिस निकाल के दे देगा और वो सेक्शन 179 सब सेक्शन 1 का नोटिस निकाल के देगा, एक ऑर्डर लिखित में जारी करेगा कि भाई जो तुम XYZ जो भी ABCD जो भी व्यक्ति है तुम एक्वेंटेड हो, तुम इस केस से भली भांति परिचित हो, आ जाओ पुलिस थाने में और अपनी गवाही दो, ठीक है, मेरे को मतलब बताओ आके क्या क्या हुआ था। तो अब यही कह रहा है, अब वो व्यक्ति जो थाने में आएंगे ना, जिनको बुलाया गया था पुलिसकर्मी द्वारा, तो उनको खर्चा भी दिया जाएगा। और कौन देगा? राज्य सरकार इस बिहाफ में रूल्स बना देगी और वही पुलिसकर्मी देगा जो उन्हें नोटिस के थ्रू बुला रहा है, ठीक है। तो ये आपने सुना है कभी कि पुलिसकर्मी किसी को पैसे दे रहा है? सुना है कभी? बहुत ही टेढ़ी बात है, लेकिन हमारे लेजिस्लेचर ने ख्याल रख रखा है उन व्यक्तियों का जो अपने कामकाज छोड़कर भी पुलिस थाने में जाते हैं और बताते हैं कि सर पुलिसकर्मी साहब यही हुआ था, तो उनके लिए भी हमारे लेजिस्लेचर ने तो भाई कानून बना रखा है कि भाई उनको पेमेंट दी जाएगी, जो अपना पूरा दिन अपना 2-4 घंटे वो खराब करते हैं पुलिस थाने में आकर, उनके लिए खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 179 जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात की जा रही है कि एक पुलिसकर्मी नोटिस देता है कि गवाहों को आ जाओ, ठीक है। तो सेक्शन 179 से हमें क्वेश्चन देखने को हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन में 100% मिलेंगे। तो इसको गोला लगा लेते हैं और नोटिस ऊपर लिख लेते हैं, नोटिस बाय पुलिस ऑफिसर टू विटनेसेस, ठीक है। 100% हमें सेक्शन 179 से PTE एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली इस प्रोवाइजो 2 में से, क्योंकि ये प्रोवाइजो 2 नया ऐड किया गया है, ठीक है, तो इसके आगे आप PTE लिख भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 180 ऑफ दी BNSS जो कि बताता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब जो पुलिसकर्मी है जिसने एक गवाह को नोटिस देकर को अपने थाने में बुलाया था कि भाई हाँ आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से भली भांति परिचित हो इस केस के, तो पुलिसकर्मी उसका एग्जामिनेशन करेगा, मतलब उसकी परीक्षा लेगा कि हाँ भाई तेरे को क्या क्या पता है। तो अब जो गवाह को बुलाया गया है, अगर वो अच्छी बातें बताता है तो उसको नोट कर लिया जाएगा। अगर वो आलतू फालतू की बात बता रहा है, अड़ंग बड़ंग बात बता रहा है, तो उसको नोट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये हमें सेक्शन 180 में प्रावधान देखने को मिलेंगे कि पुलिसकर्मी एक गवाह की अब एग्जामिनेशन कर रहा है, ठीक है। आप देखिए अब
जो हमारे पहले सीआरपीसी में 161 के बयान होया करते ना कि भाई पुलिसकर्मी ने गवाह को एग्जामिन करा, मतलब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी विटनेस की, तो अब हमारे सेक्शन 180 में, सेक्शन 180 में विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा कौन? एक पुलिसकर्मी। ठीक है, तो हम सेक्शन 180 के साइड में लिख भी सकते हैं विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 180। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 180 का सब सेक्शन 1, जो कि बता देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो कोई भी पुलिसकर्मी जो एक जांच पड़ताल कर रहा है चैप्टर 13 BNSS के तहत, तो अब देखिए, और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस जॉब, या वो पुलिसकर्मी जो कि एक ऐसी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए जिस रैंक को हमारी राज्य सरकार स्पेशल और जनरल ऑर्डर के द्वारा बता देगी कि वो कौन पुलिसकर्मी होना चाहिए, जो क्या करेगा, एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच ऑफिसर। अब वो पुलिसकर्मी जिसको राज्य सरकार ऑर्डर, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से नियुक्त कर देगी, वो एक्ट कर रहा है किसकी रिक्वेजिशन पे? उस पुलिसकर्मी की रिक्वेजिशन पे जो जांच पड़ताल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज्ड टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो अब या वो पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो एग्जामिन कर लेगा, ठीक है, एक व्यक्ति को जो कि केस के उस मुकदमे के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से भली भांति परिचित है, या फिर एक वो पुलिसकर्मी कर लेगा जिसको कि राज्य सरकार बता देगी कि कौन सी रैंक से छोटा ऑफिसर नहीं होना चाहिए वो, और वो रिक्वेजिशन पे काम कर रहा है उस पुलिस ऑफिसर की जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या क्या करेंगे, तो ये दोनों पुलिसकर्मी क्या कर लेंगे, मे एग्जामिन ओरली, तो उनकी शक्ति है, उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो ओरली मौखिक रूप से पहले एग्जामिनेशन परीक्षा ले लेंगे, किसकी? सपोज टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, किसी भी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा ले लेंगे, कौन? वो पुलिसकर्मी जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, या फिर वो पुलिसकर्मी जिसको आईओ ने मतलब रिक्वेजिशन दिया हुआ है कि आप परीक्षा ले लो, मैं तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टेंगल्ड हूं, उलझा हुआ हूं, तो आप इसकी इन विटनेसेस की आप मौखिक परीक्षा ले लीजिए। तो अब ये दोनों ले सकते हो, क्या करेंगे, मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन, तो ये दोनों पुलिसकर्मी है, तो अकेला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या वो पुलिसकर्मी जिसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिक्वेजिशन दी है कि आप एग्जामिन कर लीजिए, तो कैसे एग्जामिन करेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन है, क्या? एग्जामिन ओरली, मौखिक रूप से परीक्षा लेंगे, किसकी? एनी पर्सन सपोज टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, किसी भी व्यक्ति की जो कि भली भांति परिचित है कि एक केस में क्या तथ्य हैं और क्या उसके हालात थे, तो उससे वो अकाउंटेड है, तो उसको ही एग्जामिन किया जाएगा, और वो भी ओरली। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, हम देखते हैं अब सेक्शन 180 का सबसेक्शन 1 में क्या हमारे लेजिस्लेशन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिसको कि नोटिस दिया था पुलिसकर्मी ने कि आ जाओ थाने में, और भाई क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तुमने क्या क्या होते हुए देखा है, एक व्यक्ति ने क्या क्या अपराध किया था, तुम हमें आके बताओ। तो अब वो व्यक्ति उस नोटिस को मानते हुए थाने में चला जाता है, पर अब थाने में जाते के साथ पुलिसकर्मी एक पेपर और किताब लेके नहीं बैठेंगे, एक पेन और पेपर लेके नहीं बैठ जाएंगे, और वो जो व्यक्ति बोलेगा वो सीधा साफ साफ लिखने नहीं लग जाएंगे। पहले उससे पूछेंगे, हाँ भाई क्या हुआ था, वो बताएगा जी ये हुआ था। ठीक है, हाँ भाई कितनी गोलियां चली थी, वो बताएगा जी 10 गोलियां चली थी। हाँ भाई कौन था, तुमने देखा था? जी हाँ मैंने देखा था, शाम था। हाँ भाई कौन सी गाड़ी में बैठ के आए थे? जी वैगनार थी। कौन से रंग की थी? जी व्हाइट रंग की थी। सारी चीजें पहले एग्जामिनेशन इस तरीके से होगा। अब देखिए क्या होगा, अब मेन खेल है सेक्शन 180 के सब सेक्शन 2 में। अब देखिए, such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer। अब एक व्यक्ति से जो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक विटनेस से जो कुछ पूछ रहा है ना, तो अब वो विटनेस बाउंड है, बाध्य है कि वो सारी की सारी चीजें सत्य बताए, ट्रुथ बताए, हर एक चीज सत्य, जो सत्य होती है मतलब सच बताए, हर एक चीज वो बाध्य है कि क्या बताएगा। सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, तो वो व्यक्ति जिससे एक पुलिसकर्मी जिसको ओरली एग्जामिन कर रहा है, तो वो व्यक्ति वो गवाह वो बाउंड है, वो बाध्य है कि वो क्या करेगा, बाउंड टू आंसर, वो सारे के सारे प्रश्न के उत्तर देगा जो पुलिसकर्मी उसके सामने रखते हैं। ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू सच केस, हर एक प्रश्न जो उस केस से रिलेटेड है, ठीक है, जो उसी केस से, उसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है जिस केस के लिए उसको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, ये बहुत कम एडवोकेट्स और टीचर्स समझाते हैं। ठीक है, रिलेटिंग टू सच केस, अब वो जो व्यक्ति है जो गवाह के रूप में एक पुलिसकर्मी ने बुलाया है, तो जिस केस के लिए उसको बुलाया गया है ना, उसी केस के आंसर वो देगा। ठीक है, उसी केस से संदर्भित सारे आंसर देगा। कोई XYZ और कोई मैटर चल रहा है, उसके संदर्भ में वो कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, आप देखिए, अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू व्हिच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू पेनल्टी और अ फॉरफीचर। अब एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया उसी केस से संदर्भित कि अब वो व्यक्ति अगर उस क्वेश्चन का आंसर देगा ना, तो उसको भी किसी क्रिमिनल मुकदमे में फंसाया जा सकता है, मतलब उसका नाम आ सकता है, वो सम्मिलित हो सकता है,
या फिर उसको कोई पेनल्टी, कोई उसको जुर्माना लग सकता है, या फिर फोरफीचर, या उसको उसी किसी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्ती की जा सकती है। तो उन उन क्वेश्चंस के आंसर वो ना दे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। पर जो भी जो भी क्वेश्चन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक गवाह से पूछेगा, तो उस गवाह की क्या ड्यूटी है, वो बाध्य है, वो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो सारे के सारे जो प्रश्न एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उससे पूछे हैं, वो उनको बिल्कुल ट्रूली, बिल्कुल सत्य तरीके से सच्चाई बताए कि क्या है, ये क्या हुआ था, ए हुआ था तो ए ही बताए, ए हुआ था तो जेड ना बताए, ठीक है। उल्ट पुल्ट खबर ना दे। जो उसको उससे पूछा है पुलिसकर्मी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो वो उसको सच बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर बस छोटा किस चीज के लिए हुआ है और उसी केस के लिए, ठीक है, मान के चलिए मैं पुलिसकर्मी हूं, मैंने 5 गवाह को बुला लिया, ठीक है। अब वो गवाह किस चीज के थे, उन्होंने एक मर्डर होते हुए देखा था, तो मैंने 5 के 5 गवाहों को बुला लिया। अब मैं हर एक गवाह को इंडिविजुअली एग्जामिन कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने एक गवाह से पूछा कि भाई हाँ कितने बजे की बात है, वो कहते जी 5 बजे की शाम की बात है। क्या हुआ था जी, वैगनार में एक 2 लड़के आए थे, उतरे और एक एक्स नाम के व्यक्ति को गोलियां मारकर चले गए। तो तुमने दोनों लड़कियों की शक्ल देखी थी? वो ये बोलते हैं मैं ये बोलता हूं उनसे, तो वो बोलते हैं हाँ जी देखी थी, हमने तो खुल्लम खुल्ला देखी थी, वो तो बिल्कुल गोलियां मारे थे और हमने देखी थी। तो अब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये केस से संदर्भित है ना, उस मर्डर केस से संदर्भित है। अब मैं उससे ये पूछने लग जाता हूँ कि भाई तेरे खिलाफ भी एक रिपोर्ट हुई थी कभी, तेरे खिलाफ भी एक रिपोर्ट हुई थी कभी, और तूने उसमें क्या है उस गवाह को धमकाया था। अब वो क्या कहेगा, अब धमकाया था, ठीक है, धमकाया था या नहीं धमकाया था, तो इस चीज के लिए वो बाधित नहीं है, वो गवाह इस चीज के लिए कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक गवाह से ये पूछ रहा है, जो जिस केस के लिए उस गवाह को बुलाया गया ना, उससे कोई संदर्भ नहीं रख रहा पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का वो क्वेश्चन किसी और केस से संदर्भ रख रहा है। और अगर विटनेस ने वो आंसर दे दिया तो उसको क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फोरफीचर से जूझना पड़ रहा है। तो भाई उस चीज के लिए उसको विटनेस को एक्सक्यूज किया जा सकता है, वो उस चीज के लिए बाधित नहीं है। ओनली बाध्य वो ड्यूटी बाउंड किस चीज के लिए है, बस उस उन प्रश्नों का वो उत्तर दे जिनके लिए, उन प्रश्नों का वो उत्तर दे जिनके लिए क्या हुआ है, जिनके लिए क्या हुआ है, उसको बुलाया गया है उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को जानने के लिए, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जो एक पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। और उसी पर्टिकुलर केस के लिए उसने विटनेसेस को बुलाया अपने पुलिस थाने में उनकी एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 180 का सबसेक्शन 2, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें थिन लाइन डिफरेंस है कि एक ही केस जिसके लिए बुलाया ना उसके लिए वो आंसर देगा, और कोई दूसरा मैटर है, तीसरा मैटर है, चौथा मैटर है, उसके लिए आंसर नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 180 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 180 का सबसेक्शन 3। द पुलिस ऑफिसर में रेड्यूस इनटू राइटिंग, तो अब पुलिसकर्मी लिखना चालू करेगा। कंपोजिट केस डायरी का यहां सीधा का सीधा अब क्या जाएगा, कंपोजिट केस डायरी का यहां सीधा का सीधा अब बोल वाला चालू हो जाएगा। एक कंपोजिट केस डायरी होती है जो राज्य सरकार हर पुलिसकर्मी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस की, ठीक है, उसको दी जाती है। हर एक मुकदमे में, हर एक जो एफआईआर होती है, हर एक जो केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको बिल्कुल पन्नी पाड़ नई डायरी मिलती है पुलिस थाने से, जो कि होती है कंपोजिट केस डायरी। कंपोजिट केस डायरी उसका नाम होता है। कंपोजिट केस डायरी भी सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिमिनल लॉ में समझने के लिए। कंपोजिट केस डायरी में होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है। तो हमारे सबसेक्शन 3 में उस कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 की बात हो रही है, ठीक है। आप भाई पार्ट 1 क्या है, तो पार्ट 1 क्या है, जो कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने नोट्स बनाता है कि भाई हाँ एक एफआईआर उसके पास आ चुकी है, ठीक है। एफआईआर का तो भाई उसके पास पूरी वो है, क्या भाई क्या लिखा हुआ है, कौन कौन कंप्लेनेंट है, कौन इन्फॉर्मेंट है, सबके बारे में लिखा हुआ है। कौन विक्टिम है, उसको कितनी गोलियां मारी गई, उसको कितने चप्पू मारे गए, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। वो कौन से अस्पताल में भर्ती है, उसको कौन से अस्पताल में मतलब उसको ले जाएगा, वो मर गया, ये सारी चीजें एफआईआर में लिखी होती है। पर अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या लिखेगा, अपने जो पार्ट 1 ऑफ द कंपोजिट केस डायरी है उसमें अपने जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उससे जुड़े हुए सिनॉप्सिस बनाएगा। साइनॉप्सिस बनाएगा। क्या साइनॉप्सिस बनाएगा कि भाई कंपोजिट केस डायरी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मानो लिख रहा है कि एक मर्डर का केस उसके पास चल रहा है, वो मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो पहले तो उसने क्या लिखा कि भाई विक्टिम है फलाना फलाना व्यक्ति श्याम, ठीक है, उसका पापा का नाम है ये, वो रहने वाला है यहाँ का। तो पार्ट 1 में ओनली ये साइनॉप्सिस बनाएगा पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ताकि वो तो भाई एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम से कम मतलब एक साथ कम से कम 20 केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो अब अगर वो उसके पास कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 नहीं होता तो वो सारे इधर उधर की बात सब कुछ वो दूसरे केस में मतलब इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगा।
तो इन्वेस्टिगेशन का वर्जन क्लियर हो, इसके लिए जो कंपोजिट केस डायरी है उसका पार्ट 1 मतलब होता है, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने साइनॉप्सिस बना पाए और उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई सारी लीड्स, ठीक है, किससे अब उसको मिलना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, किस गवाह ने किस और दूसरे व्यक्ति का नाम लिया, उस दूसरे व्यक्ति ने किस तीसरे व्यक्ति का नाम लिया, ये सारी चीजें उस कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में लिखी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा साइनॉप्सिस के रूप में, ठीक है। तो अब हमारी जो सबसेक्शन, जो हमारे 180 के सबसेक्शन 1 में जो ओरली की बात हो रही थी ना, जो ओरली की बात हो रही थी, तो ये पार्ट 1 की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 की बात हो रही थी। पर हमारे सबसेक्शन 3 में सेक्शन 180 के सबसेक्शन 3 में सीधी सीधी बात हो रही कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 में क्या होता है, अब जिस गवाह को पुलिसकर्मी ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 179 सबसेक्शन 1 का नोटिस देके अपने थाने बुला लिया था कि भाई गवाह आप आ जाओ थाने में, अपनी हाजिरी दो, क्योंकि आप एक केस से जुड़े हुए, आपको एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस से आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हो, तो आप मेरे को आके जानकारी दो। तो अब वो पुलिसकर्मी उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक गवाह को एग्जामिन कर रहा है मौखिक रूप से। अब वो गवाह आलतू फालतू की बातें बता रहा, पर अब उस गवाह ने कुछ मेन चीजें, कुछ मटेरियल थिंग्स बताना चालू करी। अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, अपनी कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 को खोलेगा और पार्ट 2 को खोल के बिल्कुल अच्छी राइटिंग में उसकी जो वो गवाह मटेरियल थिंग, इंपॉर्टेंट अहम चीजें बता रहा है ना उस केस से जुड़ी, वो लिखेगा। क्या लिखेगा देखिए, द पुलिस ऑफिसर मे reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section। तो अब पुलिसकर्मी कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में क्या लिखेगा, मे reduce into writing, तो उसकी मर्जी है लिखे भी या ना लिखे, पर हम मान के चलते कि वो लिखेगा। क्या लिखेगा, reduce into writing, जो भी अब वो reduce करेगा मतलब लिखित में लिखेगा। क्या लिखेगा, एनी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, अब कोई भी कथन लिखेगा वो मेड टू हिम, जो उसको दिया गया है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, एक विटनेस से कोई कथन दिया, कोई स्टेटमेंट दी, तो अब पुलिसकर्मी को वो स्टेटमेंट रेलिवेंट लगी तो उसको पार्ट 2 ऑफ कंपोजिट केस डायरी में लिख लेगा, अब रेलिवेंट नहीं लगी तो उसको नहीं लिखेगा। तो अब देखिए, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन, और ये जो स्टेटमेंट एक गवाह देता है ना, तो कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, जब उस गवाह का एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा चल रही है, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी परीक्षा ले रहा है कि ये व्यक्ति एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस केस में मतलब परिचित है, अब उसकी बातें लिखेगा अगर पुलिसकर्मी को वो रेलिवेंट लगती है। अब देखिए क्या होगा, एंड इफ ही डज सो, अगर पुलिसकर्मी अब राइटिंग में लिख लेता है उसकी स्टेटमेंट, एक गवाह की, विटनेस की, ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स। तो अब अगर एक पुलिसकर्मी ने एक गवाह की बातें, जो उसने गवाह ने स्टेटमेंट बोली, वो पुलिसकर्मी अपने कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में लिखना उसने चालू कर दिया। तो अब हमारे सबसेक्शन 3 के लेटर पार्ट में ये कहा गया कि अब अगर वो लिख रहा है ना पुलिसकर्मी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में अगर बातें लिख रहा है गवाह की, तो अब वो सेपरेट मतलब अलग से हर गवाह की जो उसने स्टेटमेंट दी वो अलग से सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा और हूबहू जो गवाह ने बोला वो ही ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है, ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स, और हर एक व्यक्ति की अलग से अब सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनेगा जिसकी भी स्टेटमेंट वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो हम क्या समझ के चलते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक मर्डर के केस की। अब मर्डर के केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसने 5 गवाहों को नोटिस देके बुलाया, सेक्शन 179 सबसेक्शन 1 का उस पुलिस ऑफिसर ने, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नोटिस दे दिया 5 गवाहों को, जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से एक्वेंटेड है, कि वो भली भांति परिचित है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि वो मौका वारदात तक खड़े थे, ठीक। अब क्या हुआ, गवाह नंबर 1 आता है, उसकी एग्जामिनेशन चालू होती है। पुलिसकर्मी पहले तो मौखिक रूप से उसको मतलब पूछ रहा है कि क्या हुआ था, और गवाह नंबर 1 से उसको कोई मटेरियल थिंग नहीं मतलब मिलती, तो गवाह नंबर 1 को फ्री कर देगा, जाओ भाई आपको नहीं पता इतना। अब गवाह नंबर 2 आता है, गवाह नंबर 2 थोड़ी जो शुरू की बात है ना वो तो होच-पोच सी बताता है, पर जो बाद का जो 10-5 मिनट की जो बातें और बताता है ना बाद में, ठीक है, जब उसका गवाह तोते की तरह बोलने लगता है, तब पुलिसकर्मी को समझ में आता है हाँ ये गवाह तो मटेरियल है, इसकी बातें अब मैं कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में लिखता हूं। और अब वो गवाह जैसे कि उसने बोला है उस रेलिवेंट जब वो बातें बता रहा है, शुरू की तो इररेलिवेंट बात वो ना लिखे, पर जो गवाह जो इंपॉर्टेंट बात, रेलिवेंट बात जो उसने गवाह ने स्टेटमेंट दी, अब हूबहू सेपरेट उस गवाह नंबर 2 का अलग एंट्री होगी, उसका नाम लिखा जाएगा, उसका पिता जी का नाम लिखा जाएगा, वो गवाह कहां का रहने वाला है वो लिखा जाएगा, उसकी उम्र लिखी जाएगी, और फिर उस विटनेस का अलग से सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड हूबहू जो उस गवाह ने स्टेटमेंट दी है, विटनेस ने स्टेटमेंट दी है, वो ही लिखी जाएगी कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में उस पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, ठीक है। अब मान के चलते हमारा गवाह 2 जो विटनेस 2 उसकी बात होगी, अब विटनेस 3 बुलाया पुलिसकर्मी ने, उसकी पहले
ओरल एग्जामिनेशन कर रहा है भाई, ओरल एग्जामिनेशन से पुलिस को लगा, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगा भाई कुछ नहीं है, ये विटनेस बिल्कुल भोला भाला है, इसको कुछ नहीं पता केस के बारे में, उसको फ्री कर देगा। अब आया विटनेस 4। विटनेस 4 तो स्टार्टिंग से ही मटेरियल थिंग्स बता रहा है। विटनेस 4 स्टार्टिंग से क्या बता रहा है, सारी मर्डर केस से जुड़ी हुई बातें बता रहा है जी। इनके बीच में तो जो ये व्यक्ति है ना जिसने मतलब ये कत्ल किया है, वो तो इस विक्टिम से जिसको मारा है उससे शुरू से ही बैर थे उसके, बिल्कुल उनकी दुश्मनी थी, ठीक है। और किस बात पे दुश्मनी हुई थी वो सारे राग चालू कर देता कि क्या किस बात से, स्टार्टिंग की बात से उसकी दुश्मनी चालू थी। तो विटनेस नंबर 4 मटेरियल विटनेस है। अब वो पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सारी बातें उस केस से जुड़ी हुई एक एक नंबर की इंपॉर्टेंट बातें बताते। तो अब क्या होगा, अब सारी की सारी बातें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस विटनेस 4 की हूबहू सेपरेट अलग रिकॉर्ड बनाएगा विटनेस 4 का भी, और हूबहू सारी की सारी स्टेटमेंट जो कथन है उस विटनेस 4 ने जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताए हैं हूबहू लिख लेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस। अब जो पुलिसकर्मी को विटनेस ने बताया, पुलिसकर्मी को वो रेलिवेंट नहीं लगा, उसने वो नहीं लिखा। जो रेलिवेंट लगा, ठीक है, जो रेलिवेंट सा नहीं लगा वो उसने लिख लिया भाई किसमें, कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में। जो रेलिवेंट नहीं लगा उसने अपने सिनॉप्सिस बना लिए। लेकिन अब जो उसको रेलिवेंट लगा कि हाँ ये मटेरियल चीज है, जो ये मटेरियल स्टेटमेंट ये गवाह दे रहा है, विटनेस दे रहा है, ये बहुत अहम है, और अब मैं ये कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में लिखता हूं, तो वो पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अब सारे के सारे गवाहों का, विटनेसेस का अलग से सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा, बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो बोल्ड फॉर्म में मतलब सबका होचपोच नहीं करेगा कि विटनेस 1 ने ये बताया, विटनेस 2 ने ये बताया, सबको एक ही पन्ने में लिख दिया, 2-4 पन्नों में रेगुलर लिख दिया। नहीं 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 नहीं, हर विटनेस का अलग अलग सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड हूबहू लिखना पड़ेगा भाई। कोई भी इफ बट नहीं चलेगी, कोई भी मिर्च मसाला पुलिसकर्मी अपने आप से नहीं लगाएगा, जो विटनेस बोलता है वो ही लिखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड। कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मान के चलिए 5 गवाह बुलाए थे, विटनेस बुलाए थे ना एक मर्डर केस से जुड़े हुए। अब उन गवाहों में से 3 विटनेसेस ने इतनी मटेरियल जानकारी दी कि वो तो 100% लिखना पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बहुत ही मैंडेटरी लगा। तो विटनेस 1 की वो सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा और हूबहू ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा। विटनेस 2 का सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा और विटनेस 3 का भी सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। तभी ये तीनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, बयान रिकॉर्ड होगा विटनेसेस के, ठीक है ठीक है। अब अगर वो बोल्ड फॉर्म में बना देता, मान के चलिए अगर पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन तीनों विटनेस के जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो एक ही पन्ने में या 3-4 पन्नों में मिक्स लिख देता होच पोच करके कि विटनेस 1 ने तीनों को एक साथ बैठा लिया मान के चलिए, और विटनेस 1 ने क्या बोला वो भी उधर से बोल रहा है, विटनेस 2 इधर से बोल रहा है, विटनेस 3 इधर से बोल रहा है। तो उसने अगर मान के चलिए बोल्ड फॉर्म में लिख लिया पुलिसकर्मी ने, और फिर जो चार्जशीट जमा करेगा, पुलिसकर्मी जो चार्जशीट जमा करेगा, क्या करा उसने, चार्जशीट ट्रायल मतलब जो चार्जशीट है वो ट्रायल भाई मैजिस्ट्रेट के सामने चलेगी, उसके सामने दे दी। तो अब मैजिस्ट्रेट को समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पुलिसकर्मी ने बोल्ड फॉर्म में विटनेसेस की सारी सेक्शन 180 के बयान लिख दी, स्टेटमेंट दर्ज कर दी। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये वैसे तो बहुत बड़ी खामी होती है, ठीक है। जज को समझने में दिक्कत होगी भाई, प्रोसिक्यूशन को डिफेंस लेने में दिक्कत होगी कि भाई हमारा गवाह कहना क्या चाहता है, कौन सी लाइन कौन से गवाह की है, ऐसा नहीं लिखना। सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बना, हर गवाह का जो उसने बोला स्टेटमेंट बोली वो अलग अलग लिखो और बिल्कुल सच्चाई से जो उसने बोला वो लिखो, ठीक है। तो अब वैसे तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी है कि अगर पुलिसकर्मी ने बोल्ड फॉर्म में बना दिया, वैसे तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटी है कि इससे कोई जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है वो विशिएट नहीं होती, पर लेकिन इससे दिक्कत बहुत होती है, टेक्निकल चीजें बिगड़ जाती है, केस बिगड़ सा जाता है, डिफेंस मजबूत सा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि सारे गवाहों की जिसको पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको अलग अलग सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो, जो कि बताता है प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो बताया गया है प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन, तो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत एक गवाह ने, एक विटनेस ने, एक पुलिसकर्मी को कोई स्टेटमेंट, एक कथन दिया था, तो बोल रहा है अब वो पुलिसकर्मी की पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भाई डिस्क्रिप्शन है कि वो ऑडियो वीडियो माध्यम से भी उन गवाहों की, उन विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, उनके कथन को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सीआरपीसी में भी था, इसमें कोई नए नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो 2, जो कि अहम है। देखिए, प्रोवाइड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन against whom an offense under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 भारतीय न्याय संहिता is alleged to have been committed or attempted। तो बताया गया है कि एक अपराध
ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस जो महिला के ऊपर किए जाते हैं, ये या तो घटित हो गए हैं या घटित होने मतलब अटेम्प्ट हुआ है उस महिला के ऊपर, ये सारे ये रेप वाले सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस उस महिला के ऊपर कमिट हुए या अटेम्प्ट हुआ मतलब करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, शैल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो अब उस महिला द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट होम, तो अब उस महिला के विरुद्ध जिसके विरुद्ध ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है ना, तो उसकी स्टेटमेंट, अब जो विक्टिम है जिसके विरुद्ध ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ है तो उस विक्टिम की स्टेटमेंट, अब एक महिला पुलिसकर्मी ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कंपोजिट केस जरिए के पार्ट 2 में, या फिर महिला पुलिसकर्मी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी वुमेन ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ जो वुमेन है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 180 का सब सेक्शन 3 का दोनों प्रोवाइजर जो मैंने बताया। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 180 आज खत्म होता है। मैंने इतनी अच्छी तरह आपको समझाया है, ये पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, पर मैंने आपको 10 मिनट में सेक्शन 180 अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये लागे इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर सेक्शन 180 बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 180 में कंपोजिट केस जारी का गेम मतलब मस्ट है समझना। ठीक है, कि जो ओरली करता है वो तो साइनॉप्सिस बना लेता है, कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में साइनॉप्सिस बना लेता है पुलिसकर्मी ओरली करके। ठीक है, तो भाई किसी भी गवाह ने, कुछ विटनेस ने कुछ इररिलेवेंट भी चीज बोली तो वो भी लिखनी तो पड़ेगी ना पुलिसकर्मी, तो वो कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में अपने नोट्स के रूप में लिख लेगा कि उस गवाह को बुलाया था। ठीक है, नोटिस ऑफ सेक्शन 179 का उसको दिया था, पर वो गवाह इतना रेलिवेंट नहीं दिखा, पर उस गवाह ने 2-4 और व्यक्तियों के नाम बताए तो उसको मैं बुला लूंगा, ये उसमें कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में पुलिसकर्मी लिख लेगा। लेकिन एक गवाह, एक विटनेस इतनी मटेरियल चीजें बता रहा है उस केस से जुड़ी हुई कि वो तो मस्ट है लिखनी, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना तो मस्ट है पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, तो वो उसको कंपोजिट केस जरिए पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, और तो यही बयान होते हैं, किसके बयान होते हैं, विटनेस के जो बयान होते हैं जो पुलिसकर्मी को देता है, ये वही वाले बयान होते हैं जो कि फोटोकॉपी होकर कोर्ट में चार्जशीट के साथ जमा होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 180 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 181 ऑफ द बी एंड डबल एच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, ये कह रहा है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, तो अब जो स्टेटमेंट, जो कथन पुलिस कर्मियों को दिए गए और उनका इस्तेमाल कैसे होगा उन स्टेटमेंट्स का कोर्ट में, तो अब वो सेक्शन 181 में हमें देखने को लिए मिलेगा। इसकी जो इंडेक्स, जो इसका मार्जिनल नोट है उसमें सीआरपीसी के तहत चेंज है। सीआरपीसी में ये लिखा हुआ था स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर नोट टू बी साइन। ठीक है, ये लिखा गया था, पर सेक्शन 180 में 181 बी एंड डबल एस में सीधा लिख लिया कि जो स्टेटमेंट्स कथन पुलिसकर्मी को दिए जाते हैं तो पुलिसकर्मी उनका इस्तेमाल, मतलब पुलिसकर्मी को जो स्टेटमेंट एक गवाह, एक विटनेस द्वारा दी जाती है तो उन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो वो हम सेक्शन 181 में पढ़ेंगे। देखिए, सेक्शन 181 का सब सेक्शन 1 में आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो कोई भी कथन जो कि किसने, कोई भी कथन एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को दिया है और एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को एक कथन, अपना कुछ स्टेटमेंट दी है, तो क्या होगा, और एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को वो कथन, वो स्टेटमेंट कब दिया है, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जब चैप्टर 13 की एक जांच पड़ताल चल रही है, मतलब एक अपराध के अंतर्गत एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक पुलिसकर्मी, ठीक है, एक पुलिसकर्मी जांच पड़ताल कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसके दौरान इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब जांच पड़ताल बरकरार है, ठीक है, कंटिन्यूएंस में है, तो उसके दौरान एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को कोई कथन, स्टेटमेंट दिया, तो अब देखिए क्या होगा, शैल इफ रेड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो शैल मैंडेटरी है उस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए। अब जिस व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को स्टेटमेंट दी, ठीक है, स्टेटमेंट दी, तो उस पुलिसकर्मी ने उसको लिखित में कर लिया। अब क्या कर रहा है, पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट पर, इस कथन पर तुम सिग्नेचर कर दो, हस्ताक्षर कर दो। तो अब वो अगर पर्सन जिसने एक पुलिसकर्मी को स्टेटमेंट दी है, अगर वो ये कह देगा ना, मैं तो नहीं कर रहा, आई विल नॉट डू एनी सिग्नेचर यू आर आस्किंग मी टू डू, तो ये वो कह सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट पुलिसकर्मी ने कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, जो चैप्टर 13 बी एंड डबल एस के तहत एक इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, एक मुकदमे की, एक ऑफेंस की चल रही है, तो वो पुलिसकर्मी ने वो स्टेटमेंट जो एक गवाह ने दी थी, एक विटनेस ने दी थी, उसने रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके राइटिंग में, लिखित में कर ली अपनी कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में। तो अब पुलिसकर्मी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पर्सन को, जो विटनेस है, उसको बता रहा है कि सिग्नेचर कर, हस्ताक्षर कर, तो शैल, तो क्या है, शैल इफ रेड्यूस टू राइटिंग, तो मैंडेटरी है, अगर राइटिंग, लिखित में अगर कर ली है ना पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड वो स्टेटमेंट एक पर्सन की, बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो साइन, हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे उस व्यक्ति द्वारा उस स्टेटमेंट पे, जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट, वो कथन दिया है,
क्यों नहीं इससे जो विटनेस है, जिसने एक पुलिसकर्मी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक बात बताई, एक स्टेटमेंट दी है, तो वो बात उसे हुबहू ट्रायल स्टेज पे भी बोलनी पड़ेगी। अगर ट्रायल स्टेज में जो बात उसने पुलिसकर्मी को बताई है और ट्रायल स्टेज में जो बात वो जज साहब के सामने बताएगा, वो विटनेस, वो पर्सन, और उसमें अगर थोड़ी बहुत भी क्या मिसमैचिंग सी बात लगती है, तो मिसमैचिंग सी बात लगती है कि भाई पुलिसकर्मी के सामने तूने ये स्टेटमेंट दी थी और तूने उस पर साइन भी कर दिया, और अब जज साहब के सामने तू ये स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रायल स्टेज पे। अब तू बात जो तूने पुलिसकर्मी के सामने स्टेटमेंट में बात बताई थी, वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल तेरी बात आपस में कट रही है। तो अब क्या होगा, अब केस कमजोर होगा, किसका, प्रोसिक्यूशन का। तो अब देखिए, और एक पुलिसकर्मी के सामने एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी, अब क्या हो गया, वो साइन नहीं कर रहा, तो वो अगर वो ये सोचेगा, वो पर्सन जिसको एक पुलिसकर्मी स्टेटमेंट देने के लिए बुलवा रहा है, अब हमारे सेक्शन इसमें जो लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, हाँ इसमें लिखा गया था ना सेक्शन 181 में, सॉरी सेक्शन 180 के सबसेक्शन 2 में लिखा गया था कि पुलिसकर्मी एक विटनेस को बुलाएगा, भाई जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के साथ एक्विटेड है, तो उसको सारे बाउंड टू आंसर होगा वो। तो अब बाउंड टू आंसर तो वो है, वो व्यक्ति है पुलिसकर्मी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पर अब वो साइन नहीं करेगा। साइन करने का रीजन क्या है लेजिस्लेचर का, कि भाई फियर फैक्टर, जो फियर एलिमेंट है उस पर्सन के माइंड में, कि पुलिसकर्मी मेरी स्टेटमेंट ले तो रहा है, मैं तोते की तरह बोल तो रहा हूं, ये लिख तो रहा है, पर अब ये मेरे से सिग्नेचर करवा लेगा, और अगर ट्रायल स्टेज पे मैं कुछ उल्ट पुल्ट, मेरे से भाई कुछ याद नहीं रहा, मैं वो बोल दूंगा, तो मैं तो झूठा कहलाया जाऊंगा, और मेरे पे तो भाई कोई और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो इसलिए फियर एलिमेंट को भगाने के लिए, कि लेजिस्लेचर ने यह सोचा कि फियर एलिमेंट एक विटनेस का, एक पर्सन का, जो कि पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दे रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो फियर एलिमेंट उस पर्सन के बिल्कुल भी 1% भी दिमाग में ना हो कि तू स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दे रहा है और तेरी स्टेटमेंट ट्रायल स्टेज पे कॉन्ट्राडिक्शन में भी आ सकती है। तो वो फियर एलिमेंट को खत्म करने के लिए ये हमारे लेजिस्लेचर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को कोई स्टेटमेंट दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, उसको साइन ना करे, ठीक है, चाहे पुलिसकर्मी ने वो स्टेटमेंट उसकी लिखित में कर ली हो, पर साइन ना करे। शैल मैंडेटरी, उसको साइन करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब देखिए आगे, nor shall any such statement or any record thereof whether in a police diary or otherwise, तो और कहा गया है कि कोई भी वो रिकॉर्ड या कोई भी वो कथन, ठीक है, जो कि पुलिसकर्मी ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, दर्ज किया है कंपोजिट केस डायरी में, या फिर और एनी रिकॉर्ड देयरऑफ, या फिर कोई भी रिकॉर्ड है उस पर्सन से संबंधित जो पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सिनॉप्सिस बनाए थे कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में, वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज, तो आ गया ना, पुलिस डायरी में बनाए थे या अदरवाइज बनाए थे। अदरवाइज मतलब पुलिस डायरी मतलब रोजनामा में बनाए थे, या फिर अदरवाइज किसमें बनाए थे, कंपोजिट केस डायरी में। अब देखिए, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस, जो एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वो स्टेटमेंट भी किसी भी मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ठीक है, प्रयोग नहीं की जाएगी। सेव एज हेरिन आफ्टर प्रोवाइडेड, बस जो अब ये जो आगे मैं 2-3 केस बता रहा हूं, इनमें ही एक व्यक्ति ने जो पुलिसकर्मी को एक स्टेटमेंट दी थी, वो ही इस्तेमाल होगी। किसमें इस्तेमाल होगी, वो ही इस्तेमाल हो जाएगी ट्रायल स्टेज पे, नहीं तो जनरल रूल नहीं होगी। कैसे होगी, एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम, ठीक है, व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। तो अब जो स्टेटमेंट एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को दी थी, वो जनरल रूल क्या है, इंक्वायरी और ट्रायल पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल पे नहीं इस्तेमाल की जाएगी उस अपराध के लिए, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। तो एनी ऑफेंस, अब एक व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट पुलिसकर्मी को दी, पुलिसकर्मी ने वो स्टेटमेंट लिखित कर ली, पुलिसकर्मी ने जो स्टेटमेंट लिखित करी है ना, उसको अब किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है, किसी भी इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, यूज नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी अपराध हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन 181 का सबसेक्शन 1। अब देखिए प्रोवाइजो पढ़ते हैं। Provided when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been recorded into writing as aforesaid, तो बताया गया है कि अब भाई पुलिसकर्मी को तो एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दी, अब उस व्यक्ति को ट्रायल पे और इंक्वायरी स्टेज पर मजिस्ट्रेट साहब ने बुला लिया। तो अब देखिए क्या होगा, whose statement has been recorded into writing as aforesaid, तो जो ऊपर एक प्राइवेट व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को जो स्टेटमेंट दर्ज करवाई थी, अब पुलिसकर्मी ने क्या करा, भाई पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट जमा कर दी कोर्ट में, अब कोर्ट इंक्वायरी चलाएगा और फिर ट्रायल चलाएगा। ट्रायल पे तो भाई उस विटनेस की, जो गवाह था जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो कोर्ट उसको बुलाएगा। तो अब यही कह रहा है, एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड एंड with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in such manner provided by section
148 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब यही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इफ ड्यूली प्रूव्ड एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड, तो अब कोई भी भाग उस व्यक्ति के कथन का, जो पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति ने मतलब दर्ज करवाया था, स्टेटमेंट दी थी, अब कोई भी भाग उस स्टेटमेंट मतलब उस व्यक्ति के जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो साबित कर दिया जाता है, मतलब प्रोसिक्यूशन द्वारा साबित कर दिया जाता है, तो क्या होगा देखिए, मे बी यूज बाय अक्यूज। अब उसको अक्यूज भी यूज कर सकता है, क्या करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। और किसका कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए, उसी पर्सन का जिसने एक पुलिसकर्मी को स्टेटमेंट दी थी। अब देखिए, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। अब एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी को कोई स्टेटमेंट दी थी अब क्या हुआ, उस स्टेटमेंट को प्रोसिक्यूशन ने यूज कर लिया और प्रोसिक्यूशन ने यूज करके उसको साबित कर दिया, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को। इस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक पुलिसकर्मी को यह कथन दिया था और प्रोसिक्यूशन ने उस कथन को साबित कर दिया कि ये असली कथन है, पूरे कोरोबरेटिंग एविडेंस के साथ साबित कर दिया। तो अब क्या होगा, अब अक्यूज को भी मौका मिल जाएगा कि क्या करने का, सीधा के सीधा उस विटनेस ने जो स्टेटमेंट दी थी, उस पर्सन ने जो स्टेटमेंट दी पुलिसकर्मी को, अब वो अक्यूज भी जो दोषी है उस केस का, एक अपराधी है जिसके ऊपर केस चला हुआ है, वो उसको यूज कर सकता है उस विटनेस की कही हुई स्टेटमेंट को। अब देखिए, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। अब अक्यूज ने यूज कर ली तो दोबारा मौका मिल जाएगा प्रोसिक्यूशन को। अगर 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 अक्यूज ने नई बातें कुछ और क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस से पूछ ली, तो अब प्रोसिक्यूशन को भी क्या मिलेगा, अपने जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है उसका और भी मतलब लॉजिक, जो नई बातें जो क्रॉस एग्जामिनेशन में निकल के आई हैं, तो अब प्रोसिक्यूशन दोबारा अपने विटनेस को मतलब क्या कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ठीक है, टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस, तो अक्यूज भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से जो एक व्यक्ति ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दी है। और प्रोसिक्यूशन भी अब क्या करेगा, अगर विटनेस थोड़ा सा बिदक रहा है तो अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अब प्रोसिक्यूशन भी क्या करेगा, उसको भी अब यूज कर सकता है उसकी पुरानी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये सीधा होस्टाइल विटनेस की भी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, प्रोसिक्यूशन जब अपने ही विटनेस को क्या करना चाहता है, अब प्रोसिक्यूशन ने पहले तो एक गवाह बुलाया कोर्ट में, प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष होता है, जो पुलिस पार्टी होती है, सरकारी वकील होता है, पहले तो उसने एक गवाह बुलाया कोर्ट में, एक विटनेस बुलाया। अब पहले तो प्रोसिक्यूशन ने, जो विटनेस ने बातें इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक पुलिसकर्मी को बताई थी, प्रोसिक्यूशन ने वो बातें जो एक विटनेस ने पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताई थी, वो कोर्ट में साबित कर दी। तो भाई साबित कर दी, तो अक्यूज के पास लोकस स्टैंड आ गई कि क्या आ गया, अब अक्यूज के पास राइट आ गई कि अब अगर प्रोसिक्यूशन ने साबित कर दिया वही कही हुई बातें जो कि विटनेस ने पुलिसकर्मी को बताई थी अपने इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, तो अक्यूज उसकी बातों को यूज करेगा। ठीक है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। अब कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अक्यूज के वकील ने कुछ ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया कि अब विटनेस को थोड़ा भाई वेरासिटी उसकी थोड़ी लूज होगी, तो प्रोसिक्यूशन परमिशन लेगा, कोर्ट की इजाजत लेगा कि सर मेरा विटनेस तो भाई होस्टाइल हो गया, सर बिदक गया है, ये झूठ बोल रहा है, तो आप मेरे को परमिशन दे दीजिए कि मैं इसकी पुरानी वाली स्टेटमेंट से इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकूं और इसको फंसा सकूं, इसको झूठा कोर्ट में बता सकूं कि ये होस्टाइल डिक्लेयर हो गया और अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसको आप होस्टाइल डिक्लेयर कर दीजिए, तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूं। तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, और सेक्शन 148 में कॉन्ट्राडिक्शन के प्रावधान दे रखे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अब देखिए, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, एनी पार्ट देयरऑफ may also be used in the re-examination of such witness but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross examination। तो अब मैंने ये बात आपको पहले बता दी। अब अक्यूज के वकील ने एक विटनेस की पुरानी, उसने जो पुलिसकर्मी को स्टेटमेंट दी थी उसके भी आपको उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन कर दी उसको, मतलब उसकी बातों में डिफरेंस पैदा कर दिया कि जो उसने एक व्यक्ति ने, विटनेस ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर रही थी तो उसने जो स्टेटमेंट दी थी वो अलग दी थी, और अब ट्रायल स्टेज पे वो कुछ अलग बातें बता रहा है और उस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई बातें भी वो अलग बता रहा है। तो अब विद परमिशन प्रोसिक्यूशन ने भी उसको दोबारा कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या कर दिया कि ये सर होस्टाइल हो गया, हम ये साथ नहीं दे रहा प्रोसिक्यूशन का, अब ये साथ निभाना साथिया नहीं कर रहा है, मतलब ये साथ नहीं दे रहा प्रोसिक्यूशन का, ये होस्टाइल हो गया, ये क्या हो गया, ये बागी हो गया है। तो अब क्या हो गया, तो अब क्या करा जाएगा, देखिए, एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन। अब कोई भी पार्ट उस व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी थी एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे पुलिसकर्मी को, वो पार्ट दोबारा से यूज किया जा सकता है प्रोसिक्यूशन द्वारा, क्या करने के लिए, री एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ, जो एक विटनेस का दोबारा चीफ होता है, उस दोबारा चीफ होगा उसका अलग से, ऑफ सच विटनेस बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। बस
जो अब री एग्जामिनेशन एक विटनेस का होगा तो वो सिर्फ क्या दर्शाने के लिए होगा कि जो इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अलग से बात बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी उस क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी बातों को कवर अप करने के लिए प्रोसिक्यूशन परमिशन के साथ क्या करेगा, कोर्ट के परमिशन के साथ री एग्जामिनेशन करेगा उस अपने गवाह का। ठीक है, तो मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाया गया था, प्रोसिक्यूशन विटनेस बुलाया था तो प्रोसिक्यूशन ने जो विटनेस ने जो बातें जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे एक पुलिसकर्मी को दी थी, प्रोसिक्यूशन ने वो साबित कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने भाई वो जो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट साबित कर दी जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे उसने पुलिसकर्मी को दी थी, तो अक्यूज भी भाई उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अब अक्यूज ने जब उसको अक्यूज के वकील ने दोषी के वकील ने उसको विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो अब विटनेस ने तो भाई क्या करा, विटनेस कमजोर पड़ गया। विटनेस तो अब अक्यूज की बातें बताने लग रहा है, क्योंकि विटनेस अब क्या हो गया, होस्टाइल हो गया है, ठीक है, बागी हो गया है, मतलब प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं निभा रहा, अक्यूज का साथ निभा रहा। तो अब क्या करेगा प्रोसिक्यूशन, क्या करेगा, पहले तो अब कोर्ट की परमिशन लेगा कि जज साहब मेरा विटनेस तो होस्टाइल हो गया, मैं इसकी स्टेटमेंट से इसको कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा और इसको झूठा ठहराऊंगा, ये झूठा है तो इसकी बात पे कुछ यकीन ना किया जाए। तो अब ये हो रहा है, लेकिन अब ये साथ ही साथ हमारे लेजिस्लेचर ये भी कह रहा है कि भाई अब कोई भी पार्ट अगर यूज किया गया है ना, अब कोई भी पार्ट यूज किया गया है तो उस कोई भी पार्ट जो कोई भाग है, अब जो एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रडिक्शन के बाद भी एक उसकी दोबारा री एग्जामिनेशन हो सकती है प्रोसिक्यूशन द्वारा, और री एग्जामिनेशन सिर्फ उन मैटर्स को समझाने के लिए होगी जो मैटर्स उसने मतलब गलत चलत बताए क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो प्रोसिक्यूशन अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी अपनी विटनेस की री एग्जामिनेशन भी कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 181 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हम इसमें री एग्जामिनेशन को मैटर कर लेते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन को मैटर कर लेते हैं, ऑन द ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग को हम इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 181 का सबसेक्शन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन 181 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में तो यही हमारे एग्जामिनर की जान होती है, यही सबसे ज्यादा प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 181 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause A of section 26 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो बोल रहा है कि अब एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी एक पुलिसकर्मी को, और पुलिसकर्मी को स्टेटमेंट कौन सी दी कि एक व्यक्ति मरने वाला है, उस व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन दी कि किसकी वजह से मैं मर रहा हूं, तो सेक्शन 26 क्लोज ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट हो जाती है। तो अब एक व्यक्ति ने जो विक्टिम है, जो मरने वाला है, अब वो उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन जो वो मरते मरते जो कातिल का नाम अपने लिप्स पे रख के उस पुलिसकर्मी को बता रहा है, पुलिसकर्मी ने वो सुन ली, और पुलिसकर्मी अब वो भाई क्या चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज चल रही है। ठीक है, पुलिसकर्मी उसकी बातें सुन रहा है, तो पुलिसकर्मी अब कोर्ट में ये बातें क्या कर सकता है, ये बातें उसकी डाइंग डिक्लेरेशन एक विक्टिम ने जो पुलिसकर्मी को बताया, वो पुलिसकर्मी स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। ठीक है, उस केस में, इंक्वायरी और ट्रायल में। ठीक है, तो अब देखिए or to affect the provisions of the proviso of to subsection 2 of section 23 of that अधिनियम, या फिर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसको भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा हमारा सेक्शन 181। तो सेक्शन 26 और सेक्शन 23 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो प्रावधान है उनको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 181। ठीक है हमारा, ठीक है, तो ये हम पढ़ लेंगे। सेक्शन 26 तो मैंने आपको बता दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 26 क्लोज ए तो डाइंग डिक्लेरेशन की एक विक्टिम ने जब वो मर रहा है तो उसने एक अपने कातिल का नाम बता दिया पुलिसकर्मी को, तो अब पुलिसकर्मी तो भाई कोर्ट में जाके वो बताएगा ना, तो ऑब्वियसली अब पुलिसकर्मी को उसने स्टेटमेंट दिया, अब सेक्शन 181 की बाहर लगी हुई है कि भाई पुलिसकर्मी उस स्टेटमेंट को यूज नहीं करेगा। अरे भाई नहीं, तो हमारे लेजिस्लेचर ने सबसेक्शन 2 में डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया कि ये बातें तो पुलिसकर्मी कोर्ट में यूज करेगा, उसकी स्टेटमेंट बता देगा जो डाइंग डिक्लेरेशन एक विक्टिम ने उसको दी है। ठीक है, और सेक्शन 23 की बातें भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगी, जो सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोला हुआ है तो वो भी सेक्शन 181 उसके ऊपर भी कोई बार नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सबसेक्शन 2। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन, जो कि बताता है an omission to state a fact or circumstance in a statement referred to in subsection 1। तो अब एक ओमिशन हो गया है, मतलब एक ओमिशन हो गया, ओमिशन कौन से वाला हुआ है कि एक बात एक गवाह को बतानी थी, पर उसने वो बात बताई नहीं, एक्चुअली वो भूल गया या उससे ओमिशन हो गया कि उसको वो बात उस टाइम जिस टाइम पुलिसकर्मी उससे पूछ रहा है उसको याद नहीं रही, मतलब ओमिशन हो गया, उसने स्टेटमेंट में वो बात बताई नहीं। अब देखिए जो सबसेक्शन 1 की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है पुलिसकर्मी उसमें नहीं बताई। ठीक है, अब देखिए जो सबसेक्शन 1 में जो स्टेटमेंट कोर्ट में देने की बात हो रही है कि कोर्ट में उसको नहीं दिया जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसी की बात हो रही है। अब देखिए
may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to the contradiction in particular context shall be question of fact। तो एक पुलिसकर्मी को एक जो गवाह है, एक जो विटनेस है, वो जैसे उस विटनेस का पुलिसकर्मी ओरली एग्जामिनेशन कर रहा है, उसमें तो बहुत ही मटेरियल बातें बता रहा है, पर अब पुलिसकर्मी ने जब अपने कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में उस गवाह की बातें लिखनी करी, उसकी गवाह की बातें लिखनी चालू करी, रिकॉर्ड राइटिंग चालू करी, तो गवाह मेन बातें जो अक्यूज का नाम है, जो मटेरियल ओमिशन है, वो अक्यूज का नाम ही नहीं बता रहा है उस गवाह, वो गवाह अपनी गवाही में। तो अब क्या हो भाई, ये ओमिशन हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो ये ओमिशन भी कॉन्ट्राडिक्शन के भी इस्तेमाल आ सकता है, मतलब अक्यूज उस गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या ये ओमिशन रेगुलर था, मतलब ये ओमिशन जानबूझ के हुआ है या फिर गलती से हुआ है, तो ये भी क्या होगा, हर एक केस में क्वेश्चन का एक प्रश्न रहेगा तथ्य का, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कोर्ट पूरी सुनवाई करेगा कि एक ओमिशन हुआ है, जो देखिए क्या, दोबारा एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूं, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांस इन अ स्टेटमेंट। तो एक ओमिशन हुआ है, ओमिशन क्या होता है भाई, एक लीगल ड्यूटी होती है, ठीक है, लीगल ड्यूटी होती है, और एक व्यक्ति की लीगल ड्यूटी होती है कि उसको कुछ काम करना है, उसकी लीगल ड्यूटी है, पर वो व्यक्ति वो काम नहीं करता, उसको ओमिट कर देता, तो ये होता है ओमिशन। वन इज हैविंग लीगल ड्यूटी बट ही इज नॉट डूइंग दैट, तो ही इज इलीगली ओमिटिंग दैट। तो अब देखिए एक व्यक्ति ने ओमिशन किया कि उसको एक तथ्य बताना था या फिर एक हालात बताने थे अपनी स्टेटमेंट में, अपने कथन में। रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो कि सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 181 के सबसेक्शन 1 में जो स्टेटमेंट रेफर की गई कि वो स्टेटमेंट अब कोर्ट में साबित नहीं की जाएगी उस स्टेटमेंट में। अब देखिए मे अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये डिफरेंसेस पैदा कर सकता है, ये ओमिशन भी, ठीक है। तो ये ओमिशन भी डिफरेंसेस पैदा कर सकता है इफ, कब कर सकता है, इफ द सेम अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड अदरवाइज रेलेवेंट हैविंग रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be question of fact। if the same appears to be significant, अगर वो omission significant मतलब इस हद तक बिल्कुल significant सा लगता है कि हाँ यार ये omission हो कैसे गया, ठीक है। अभी तो विटनेस चिल्ला के बता रहा था कि उस व्यक्ति ने मेरे पति को गोली मार दी, उस व्यक्ति ने मेरी बेटी का रेप कर दिया, अब विटनेस उसका ओमिशन कर रहा है, मतलब उस स्टेटमेंट को बता ही नहीं रहा है अपनी गवाही में, मतलब इन्वेस्टिगेशन टाइम पे। अब देखिए एंड अदरवाइज रेलिवेंट हैविंग रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट, और वो स्टेटमेंट जो ओमिशन किया है एक विटनेस ने पुलिसकर्मी को नहीं बताई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वो स्टेटमेंट इतनी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो केस के हालात है उससे बिल्कुल इतनी मैच, इतनी संदर्भित है कि वो तो ओमिशन हो ही नहीं सकता। आप देखिए इन विच सच ओमिशन अकर्स, जिस स्टेटमेंट का ओमिशन हो गया, आप देखिए एंड वेदर एनी ओमिशन अमाउंट्स टू द कॉन्ट्राडिक्शन इन द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, और क्या ये ओमिशन इतनी अमाउंट कर रही है किसमें, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, उस केस के कंटेक्स्ट में, उस केस के संदर्भ में, शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या ये ओमिशन जानबूझकर हुई थी या फिर पुलिसकर्मी के द्वारा ही ओमिशन होगी कि विटनेस तो बता रहा था बातें, क्या उसने ट्रू रिकॉर्ड अच्छे से लिखा नहीं। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा हर एक ट्रायल में जिसमें एक व्यक्ति एक विटनेस द्वारा कोई स्टेटमेंट दी गई थी, उसका ओमिशन हो गया है, और वो ओमिशन इतना सिग्निफिकेंट है कि केस बिल्कुल अलट का पलट सकता था, दोषी को सजा मिल सकती थी उस अगर वो गवाही यूज होती, वो स्टेटमेंट अगर यूज होती, अगर की विटनेस उस स्टेटमेंट को ओमिट नहीं करता लिखवाने में। तो ये हर एक केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि ये स्टेटमेंट लिखी क्यों नहीं गई, और अगर लिखी जाती तो कॉन्ट्राडिक्शन अक्यूज करता, और वो अक्यूज का कॉन्ट्राडिक्शन भी किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो ये हर एक केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारी एक्सप्लेनेशन। इसका एक हमारा केस लो भी है, ठीक है। एक बार मैं पानी भर लेता हूँ। इसका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस लो भी है, एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर ये केस लो है, और वो कौन सा केस लो है, उसका नाम है राणा करके है, राणा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उस केस लो में राणा वर्सेस दो वर्ड्स हो रहे हैं राणा के आगे, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो आपको कल बता दूंगा, ठीक है। राणा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें क्या हुआ, जो ये राणा होता है ना, ये राणा होता है, इसके ऑफिस में एक लड़की काम कर रही होती है, ये उस लड़की को बहुत ही मतलब यौन उत्पीड़न करता है, उसके प्यार में पागल हो जाता है, पर वो लड़की इसको मतलब अपना बॉस ही समझती है, ठीक है। और वो लड़की परेशान होकर रिजाइन दे देती है, इसका ऑफिस छोड़ देती है। अब राणा को आता गुस्सा, अब 2-4 ये फिर उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है उस लड़की को, वो लड़की इसको क्लियर मना कर देती है, और फिर एक दिन वो फोन करता है राणा उसको, वो लड़की कहती है, वो विक्टिम कहती है कि मेरे पास फोन मत कर भाई, और मैं तेरे से बात नहीं कर सकती, वैसे भी मैं घर पे अकेली हूँ, मत कर फोन। तो अब राणा को अपॉर्चुनिटी दिख गई, राणा सीधा पहुंच गया उस लड़की के फ्लैट पे। तो अब जैसे ही राणा पहुंचा,
राणा पहुंचा तो उस जो जो वो लड़की थी जिसने बोला कि मैं अकेली हूँ फ्लैट पे, तो उसकी मम्मी उसके छोटे भाई को छोड़ने बस स्टैंड पे गई थी, उसकी स्कूल की बस आ रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो राणा पहुंचा तो राणा ने जो लड़की की सोसाइटी का रजिस्टर था उसमें अपने नाम की एंट्री करी, और राणा अपने एक दोस्त को भी ले गया था। तो अब जाकर क्या किया, राणा ने घंटी बजाई उस घर के, उस लड़की के घर की फ्लैट की। लड़की ने गेट खोला, अब राणा ने सीधा अपनी भाई प्यार का हिसाब दोबारा चालू कर दिया। तो अब लड़की ने दोबारा मना कर दिया। अब राणा को आया गुस्सा, राणा ने क्या किया, उस लड़की को जिंदा जला दिया, उस लड़की को जिंदा जला दिया, और राणा सीढ़ियों से गोली हो लिया, भग लिया, ठीक है। ऐसे में ही सीढ़ियों से उस लड़की की मम्मी वापस अपने उसके बेटे को छोड़ के स्कूल बस स्टैंड से वापस आ रही थी। तो उसने देख लिया, अरे ये तो वही है, मेरी बेटी का बॉस है। तो अब उसने देख लिया और वो बहुत तेज भागा जाता सीढ़ियों पे, ठीक है। अब राणा भग गया, तो उसकी उस लड़की की मम्मी ने जाके ऊपर देखा कि लड़की तो भाई जली पड़ी है, ठीक है, लड़की तो जली पड़ी है। अब वो आंटी होती है, वो जाके पुलिस थाने में भागे 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 भागे। तो क्या होता है, हजार बार जब तक पुलिसकर्मी मेन बात ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, उससे पहले हजार बार उसका नाम ले लेती उस राणा का, कि ये मेरे उस लड़की के जो बॉस था राणा था, वो आया था ऑफिस में, उसने जला के मार दिया, उसने जला के मार दिया। जब पुलिसकर्मी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला था उससे पहले हजार बार नाम ले लिया था, पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त एक बार भी नाम नहीं लिखवाया राणा का उसने, उसकी मम्मी ने। तो अभी एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर ही है कि क्या वो स्टेटमेंट जो ओमिशन हुआ है कि उस मदर को बताना चाहिए था, जब पुलिसकर्मी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम तो नहीं बताया, लेकिन पहले इतनी बार बताया कि पुलिसकर्मी को वो लिख देना चाहिए था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई हाँ, हजार बार इस लेडी ने ये नाम बता दिया, पुलिसकर्मी वाई ड्यूटी माउंट है। जब तक वो लेडी उस जब तक नहीं पूछ रहा है पुलिसकर्मी, जब वो एग्जामिनेशन कर रहा है, क्यों तो कैसे बता दे। पर ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि क्या वो लेडी पहले इतनी मतलब बता रही थी इतनी उस सर्कमस्टेंस के बारे में, जब ये एग्जामिनेशन चालू हुई पुलिसकर्मी उसके बयान चालू कर रहा है लेना, क्या वो पहले जो बता रही थी हालात जो सीधे आप प्रूव करके रख देते कि राणा ने मार दिया जला के। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि पुलिसकर्मी को वो लिखना चाहिए था, ठीक है, या फिर वो ओमिशन क्या होता अगर वो नहीं लिखती, वो पुलिसकर्मी उसको लिख भी देता, तो वो ओमिशन कॉन्ट्राडिक्शन के काम आ सकती थी। तो एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर है कि ये हर एक केस में ये एक तथ्य का प्रश्न रहेगा कि ये ओमिशन अगर ये ओमिशन नहीं होती तो ये क्या इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, अगर ये ओमिशन नहीं होती तो क्या इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, तो क्या रिजल्ट अलग निकलते, और अगर ये ओमिशन नहीं होती और इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होता तो क्या अक्यूज को सजा मिल जाती। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेंगे कि ये ओमिशन इतनी सिग्निफिकेंट है कि केस को बदल कर रख देगी। तो ये हर एक केस में जज साहब इसको एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये हमारी राणा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2005, ठीक है, राणा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली 2005 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ है, जिसमें कि यही हुआ था कि एक लड़की को इसकी जो एक विक्टिम थी उसको जला के इस राणा ने मार दिया था, और उस जो लड़की जली थी उसकी मदर ने इसको अक्यूज को देख लिया था उसके फ्लैट से निकलता हुआ, उसके फ्लैट की सीढ़ियों से भगता हुआ। और जब पुलिस थाने में उसकी मदर गई तो हजार बार इस राणा का नाम लिया, हजार बार उसने चिल्ला चिल्ला के बताया पुलिसकर्मी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, राणा था। पर लेकिन जब पुलिसकर्मी उस मदर के उस विक्टिम की मदर के बयान, ठीक है, सेक्शन 180 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगा, सेक्शन 180 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगा, तब उस मदर ने कुछ भी राणा के बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया, ठीक है, जिक्र भी नहीं किया, मतलब कुछ नहीं बताया कि राणा था या फिर कौन सा काना था, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन क्लियर करती है कि क्या वो ओमिशन जो कि एक तथ्य बताना था, जो कि सर्कमस्टांसेस को पूरा बयां करके रख देता एक विटनेस की स्टेटमेंट को, तो क्या वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता तो रिजल्ट कुछ अलग मिलते, और कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो पाता तो रिजल्ट कुछ अलग मिलते। तो ये हर एक केस में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा, एक तथ्य का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 181 पूरा हुआ, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया, ठीक है। तो इसमें हम सेक्शन 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ये और कर लेते हैं, सेक्शन 182 और कर लेते हैं, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आज की क्लास एंड कर देंगे, फिर हम कल से सेक्शन 183 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे BNSS का ये जो पार्ट चल रहा है, चैप्टर 13 जो हमारा BNSS का चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आज का लास्ट प्रावधान पढ़ेंगे सेक्शन 182, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूं। अब देखिए, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, अब कोई भी लालच नहीं दिया जाएगा एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक गवाह को, एक व्यक्ति को जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है,
ठीक है। अब देखिए सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी, तो कोई भी पुलिसकर्मी नहीं, या फिर वो व्यक्ति जो कि अथॉरिटी में, अब अथॉरिटी मतलब एक सरकारी कामकाज को इन्वेस्टिगेशन पे लगा। और देखिए शैल ऑफर और मेक और कोज टू बी ऑफर्ड और मेड, तो कोई भी पुलिसकर्मी और ना ही तो कोई व्यक्ति जो कि अथॉरिटी में है। अथॉरिटी में कौन है, मतलब अब जो एक केस पर, भाई अथॉरिटी में कौन होता है, अथॉरिटी में एक जज साहब भी होते हैं, अथॉरिटी में जज साहब का रीडर भी होता है, अथॉरिटी में जज साहब का क्लर्क भी होता है, अथॉरिटी में जज साहब का एलमत भी होता है। तो यही क्या रखा है, नो पुलिस ऑफिसर, तो कोई भी पुलिसकर्मी नहीं, और अदर पर्सन या फिर कोई और अन्य व्यक्ति इन अथॉरिटी, जो अन्य व्यक्ति है और वो पुलिसकर्मी अथॉरिटी में है, मतलब वो एक कानूनन अथॉरिटी में है। शैल ऑफर, तो वो ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है। और मेक, या फिर कुछ मेक मतलब कोई प्रस्ताव नहीं रखेंगे, ठीक है, मतलब ऑफर प्रस्ताव नहीं रखेंगे, और मेक मतलब कोई बात नहीं बताएंगे। कैसी बात नहीं बताएंगे, और कोज टू बी ऑफर्ड, या फिर कोई प्रस्ताव किसी और के थ्रू नहीं रखवाएंगे, और मेड, ठीक है। एनी सच इंड्यूसमेंट, तो कोई भी इंड्यूसमेंट मतलब कोई भी बहलाना फुसलाना, ठीक है, थ्रेट कोई डराना, और प्रोमिस या कोई वादा, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब किसी पुलिसकर्मी ने या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने इंड्यूसमेंट ऑफर किया, मेड करी किसको, ठीक है, या तो इंड्यूसमेंट ऑफर करी, मतलब उसको एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी ने ऑफर रखा, ठीक है, कोई ऑफर रखा कि क्या, कि कोई लालच दिया, या फिर एक पुलिसकर्मी या फिर अन्य व्यक्ति ने जो अथॉरिटी में है उन्होंने थ्रेट किया, डराया एक व्यक्ति को, और प्रोमिस या कोई वादा किया किसको, एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस आईटीपी जो मेंशन्ड है सेक्शन 23 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वही वाला, ठीक है। तो अब ये देखिए हमें इसमें सेक्शन 22 को लिंक करना पड़ेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। वो भी सीधी सीधी यही बात कहता है कि स्टेटमेंट लेने के लिए एक व्यक्ति की स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिसकर्मी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस यूज नहीं करेगा। कर भी दिया ना तो वो स्टेटमेंट किसी काम की नहीं देगी, वैसे भी किसी काम की नहीं थी, पर अब तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अब तो प्रूव भी नहीं कर सकता उसे, अगर इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस से एक पुलिसकर्मी ने एक अक्यूज से, विटनेस से कोई स्टेटमेंट ली है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन, ये हुआ हमारा सेक्शन 182 का सबसेक्शन 1, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट, पर कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई अन्य व्यक्ति प्रिवेंट रोकेगा भी नहीं, बाय एनी क्वेश्चन और अदरवाइज, कोई चेतावनी भी नहीं देगा एक पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है, रोकेगा भी नहीं किसको, एक व्यक्ति को चेतावनी भी नहीं देगा, या फिर और अदरवाइज कुछ भी और नई बात बोलेगा। एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट व्हिच ही मे बी डिस्पोज्ड टू मेक ऑफ हिज ओन फ्री विल, अगर एक अपराध का अक्यूज्ड अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से कुछ बातें बड़ाबड़ अपने मुंह से निकाल रहा है तोते की तरह, एक अक्यूज्ड एक अपराध से जुड़ी बातें पुलिसकर्मी को बता रहा है, तो वो पुलिसकर्मी उसको रोकेगा भी नहीं, सुनता जाएगा, और काम की चीज होगी तो लिखता जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, एक अक्यूज उनके सामने आया है, अक्यूज कन्फेशन देने आया कि उसने एक अपराध किया है। अब मजिस्ट्रेट साहब वैसे तो उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताएंगे कि भाई सेक्शन 20 आर्टिकल 20 क्लोज 3 में तुम्हारे पास संवैधानिक राइट है कि तुम अपने विरुद्ध कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम चुप रह सकते हो। पर अब वो व्यक्ति अपने आप ही अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा को मानते हुए, आउट ऑफ गिल्ट, उसने वो अपराध किया, वो गिल्ट में है, वो बिल्कुल दोष में है, वो क्या करता है, वो अपने गिल्ट को मिटाने के लिए कन्फेशन देने आता है। तो अब वो अपनी फ्री विल से ही तोते की तरह, मतलब अब अथॉरिटी में एक व्यक्ति जज साहब उसको बातें बता रहे हैं, तो अब जज साहब उसको रोकेंगे ही नहीं, जज साहब उसकी बातें लिख लेंगे। तो यही कहा गया कि अब आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को या फिर एक अन्य व्यक्ति को जो अथॉरिटी में है उसको बातें बता रहा है, उसको कोई बातें बता रहा है, ठीक है, और कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल के दौरान। तो अब पुलिसकर्मी या फिर वो अन्य व्यक्ति जो अथॉरिटी में, उसको प्रिवेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो भाई बोलने दो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2। अब इसका प्रोवाइजो देखते हैं, देखिए, provided that nothing in this subsection shall affect the provisions of subsection 4 of section 183। तो बताया गया है कि जो सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2 है वो कुछ भी फर्क क्रिएट नहीं करेगा, कौन से प्रावधान को, सेक्शन 182 के सबसेक्शन 4 को, ठीक है। सेक्शन 183 के सबसेक्शन 4 को सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2 कोई भी फर्क नहीं करेगा, मतलब उसको बिल्कुल भी सेधेगा नहीं। तो सेक्शन 183 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इसके नीचे वाला सेक्शन है, सेक्शन 183 के सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए,
Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 for recording the examination of accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make the memorandum at the foot of such record of the following fact. तो ये कह रहा है कि सेक्शन 182 का सबसेक्शन 2 कुछ भी उन कन्फेशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब सेक्शन 183 सबसेक्शन 4 में जो मैजिस्ट्रेट साहब एक कन्फेशन, एक स्वीकारोक्ति कबूलनामा एक अक्यूज का रिकॉर्ड करते हैं कि वो अक्यूज आउट ऑफ गिल्ट एक कबूलनामा दे रहा है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब वही बता रहा है कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड की जा सकती है और फुट पे जो वो नोट सेक्शन 183 सबसेक्शन 4 के अंदर का जो नोट दिया गया है ना वो लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेक्शन 183 सबसेक्शन 4 के प्रावधान को बिल्कुल भी टच भी नहीं करेगा। कौन? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 182। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज की क्लास यहीं पे खत्म, जिसमें मैंने आपको सेक्शन कौन कौन से पढ़ाए। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े हैं, जो कि हमने पढ़ाया सेक्शन 179, ठीक है, 180, 181, 182। आज हमने 4 ही प्रावधान पढ़े हैं, पर ये बहुत ही डैम इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसको जरूर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना और एक बार बेयर रीडिंग अपनी आंखों से खुद दे देना। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 183 के बाद वाले प्रावधान चालू करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 13 में और कितने दिन लगने वाले हैं भाई, एक बार देख के बता देता हूं मैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। चैप्टर 13 में हमारे लगने वाले हैं अभी, एक सेकंड, हाँ, कम से कम चैप्टर 13 में अभी हमारे 3 दिन और लगेंगे पढ़ने में। ठीक है, तो ये हमारी क्लास खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 179, 180, 181 एंड 182। 4 प्रावधान हमने पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 183 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। ठीक है, अब 183 में मैजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए जाते हैं, ठीक है, एक अक्यूज द्वारा, अब ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा जो मैजिस्ट्रेट के सामने एक इन्वेस्टिगेशन टाइम पे जो बयान दिए जाते हैं। अब जो कहते हैं ना कि बयान चल रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में बयान चल रहे हैं, ठीक है, एक या तो एक विक्टिम बयान दे रही है या फिर एक अक्यूज्ड अपनी बयान दे रहा, कन्फेशन दे रहा, तो 164 के बयान वाले मतलब जो थे हमारे सीआरपीसी में, वो 164 नहीं रहा, वो 183 BNSS हो गया, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 183 के बाद वाले प्रावधान हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इसी के तहत आज की हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर आज यही खत्म होता है, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे ईमेल पे, जो मेरी यूट्यूब पेज के बायो में है ईमेल पे, उस पर आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, तो आपको मैं मतलब फोन पर भी या फिर कैसे भी समझा दूंगा हर चीजें। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।